क्या कलर का? नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सविसाहुनं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म घोषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धे। तो अपनी चर्चा कल जो 96 अंतर्द्वीप है उनके संबंध में अपनी चर्चा हुई। 48 लवण समुद्र में है और 48 कालोदधी समुद्र में है, और वो 48 कैसे हैं उसकी संरचना हमने समझी। अब इस समुद्र की विशेषता है, कौन से समुद्र की? लवण समुद्र की। चलिए, किसने पढ़ना है? पढ़ेंगे पूनम भाभी जी? पढ़िए। इस समुद्र की विशेषता है। एक समुद्र की विशेषता यह है कि कूप मात्र इसमें ही है, अन्य किसी भी समुद्र में कूप नहीं है। एकमात्र यही समुद्र क्रमशः गहरा है तथा समभूमि से ऊपर आकाश में है। स्वयंभू रमण पर्यंत शेष सभी असंख्यात समुद्र किनारे से लेके सर्वत्र ही 1000 योजन गहरे तथा समभूमि के समान ही ऊंचे हैं। देखिए, लवण समुद्र, ये लवण समुद्र की विशेषता थी कि इसमें ये जो कूप दिखाए थे ना, वो कूप मात्र इसमें ही है, अन्य किसी समुद्र में कूप नहीं है। तभी इसे चर्चा की जो अंतर्द्वीप हैं, ठीक है, उन संबंधों में हमने बताए थे कि वहां कितने कितने कूप हैं। 1008 कूप थे। कूप माने हो गए एक तरह से कुएं, वो सिर्फ लवण समुद्र में, बाकी में नहीं। और खास बात यह है, एकमात्र यही समुद्र क्रमशः गहरा है, माने पहले कम गहरा फिर ज्यादा गहरा, ठीक है, और समभूमि से ऊपर आकाश में ऊंचा है। लवण समुद्र का पानी ऐसे है ऊपर, ठीक है, उल्टी नाव रखी हो जैसे। तो ये सिर्फ लवण समुद्र में ही है, बाकी समुद्रों में नहीं। बाकी सभी समुद्र समभूमि के समान और गहरे 1000 योजन गहरे हैं, ठीक है। अब आगे पढ़िए। लवण समुद्र का जल लवण नमक के समान खारा। चौथे, वारुणी वर समुद्र का जल मदिरा के समान मदकारी। पांचवें, क्षीर समुद्र का जल दुग्ध के समान रसवान। छठवें, घृत लवण समुद्र का जल लवण नमक के समान खारा। चौथे, वारुणीवर समुद्र का जल मदिरा के समान मदकारी। पांचवें, क्षीर समुद्र का जल दुग्ध के समान रसवान। छठवें, घृतवर समुद्र का जल घी के समान रसवान है। दूसरे, कालोदधी। तीसरे, पुष्करवर। और अंतिम, स्वयंभू रमण समुद्र का जल जल के समान ही स्वादवान है। शेष सभी असंख्यात समुद्रों का जल इक्षु गन्ने के रस के समान मीठा है। देखिए, चर्चा पहले भी आ चुकी है, नाम से स्पष्ट है, लवण माने नमक, ठीक है। वारुणी, तो मेरे ख्याल से वारुणी मदिरा को ही कहते हैं, इसलिए मदिरा के समान मदकारी। पांचवा जो क्षीर समुद्र है, क्षीर माने दूध, दूध के समान रस वाला है। और फिर एक है घृतवर, यानी घी के समान रसवान है। उसके अलावा कालोदधी, पुष्करवर और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र, इनका जल जल के समान ही, माने जैसे अपना पीने का पानी होता है ना, माने जिसको हम टेस्टलेस कहते हैं। हालांकि पुद्गल टेस्टलेस होता नहीं है, कोई भी टेस्ट हो, क्योंकि रस तो कोई ना कोई पाया ही जाएगा, इसलिए कह रहे हैं जल के समान ही स्वादवान है। बाकी असंख्यात समुद्रों का जल गन्ने के रस के समान मीठा है।
आगे। ये जो वो आप एक बात कह रहे थे एक दो दिन पहले कि समुद्र में जो ज्वार आता है तो वो पानी बाहर क्यों नहीं निकलता, तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल देख रही थी घर पे ही। जैसे गैस, दूध के नीचे गैस जला रखी थी और दूध का भगोना था बड़ा, गैस के उससे बहुत बड़ा था। तो मैंने ये देखा कि जब दूध में उबाल आया तो दूध का उबाल बीच बीच में से आया, साइडों में से नहीं उबला वो, मतलब साइडों में से इतना ऊंचा नहीं हुआ कि भगोने से बाहर निकल जाए। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई समुद्र में सिर्फ बीच बीच में ज्वार आए और भाटा आ जाए, तो जब बीच बीच में आएगा जैसे ऐसे करके घूमता हुआ, तो फिर वो समुद्र के बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ नहीं, वो बात आपकी ठीक है, क्योंकि अभी हम ज्वार भाटे की बात नहीं कर रहे थे। ज्वार भाटा तो अलग चीज है, उसमें तो पानी ऊपर उछलता है और फिर पटाख नीचे गिरता है। हम तो ये कह रहे थे कि नॉर्मल कंडीशन में भी जो समभूमि है ना, समभूमि, लवण समुद्र का जल समभूमि से ऊंचा रहता है, ठीक है, हमेशा। हाँ पूर्णमासी के दिन 16,000 योजन ऊंचा और अमावस्या के दिन 11,000 योजन, ठीक है। तो नॉर्मल भी वो जो समान भूमि है उससे हाइट पे है ऐसे। तो मेरा प्रश्न ये था कि जब ऐसे बीच में से हाइट पे है तो वो जल रुकेगा कैसे? वो बह के नीचे आ जाना चाहिए या फिर लैंड पे आ जाना चाहिए, तो वो क्यों नहीं आ रहा? तो उसका कारण कुछ ना कुछ हवा का दबाव होगा, जो पवन के दबाव के कारण वहां उसी प्रकार का पवन का दबाव होगा जिसके कारण वो इस तरह से बना रहता है। हाँ, वो ऐसे बीच में से ऐसे ऊपर हो जाता होगा हवा के दबाव से। रहता ही है, सदा बाहर रहता है उसकी। जैसे रेत का टीला होता है ना, जैसे हाँ फिर रेत इकट्ठा करते हैं। अब रेत तो ऐसी चीज है, लिक्विड नहीं है, बहने वाला नहीं है, लेकिन क्या आप पानी को ऐसे इकट्ठा कर सकते हो क्या? सही बात। तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इसका रीजन फिर यही होगा कि हवा के दाब की वजह से वो स्थिति उस प्रकार रहती है। हवा के दाब से तो पूरी पृथ्वी रुकी हुई है, तो वो जल ऊपर उठ गया तो क्या बड़ी बात है। देखो मैं आपको बताऊं, आजकल ऐसी क्रेनें चल गई हैं, और ये जो ट्रेन के ब्रेक होते हैं ना, वो भी हाइड्रोलिक, हाँ, एयर प्रेशर। वो भी हवा के दबाव से ब्रेक लगती है उसमें। क्या के अंदर से वैक्यूम हो जाते हैं, माने अंदर से हवा का दबाव कम और बाहर हवा का दबाव ज्यादा। मैंने आपको एक बार और बताया था, मौसमी का जूस निकालने के ना प्लास्टिक के जूसर आते हैं, उसमें क्या होता है कि नीचे से ना उसको घुमाते हैं, उसकी वैक्यूम हवा निकल जाती है, और हवा निकलने पर रबड़ चिपक जाती है जमीन के साथ। अब वो चिपकती क्यों है? शीशे पे भी चिपक जाती है, शीशे हाँ, पे भी चिपकती है, वो खूंटियां आती हैं। अच्छा और सुनो, बच्चों का आजकल ना लटकने का पाइप आता है, जो आपकी हाँ चौखट पे लग जाता है। तो वो कैसे लगता है? रबड़ है, वो रबड़ को घुमाते हैं, उसमें से हवा पूरी निकल जाती है। तो अंदर हवा का प्रेशर खत्म और वायुमंडल में प्रेशर बहुत ज्यादा है हवा का, तो जिसके कारण वो हिलता नहीं है। तो आप ये देखो, हवा में बहुत शक्ति है, बहुत दबाव है, तो उसी हाँ, प्रकार। इतने बड़े बड़े ट्रक देखो ना, हवा पे ही तो चल रहे हैं, कितने बड़े बड़े ट्रक। हाँ, तो अब आप ये देखो कि वो यही कारण हो सकता है कि हवा के उस प्रकार के दबाव के कारण वो पानी वहां उस स्थिति में बना रहता है। चलिए आगे। पहले लवण, दूसरे कालोदधी और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में मच्छ, कछुआ, मगर आदि जलचर जीव हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किन्हीं भी समुद्रों में जलचर जीव नहीं है। इस प्रकार जम्बूद्वीप और लवण समुद्र की रचना जाननी। अब 33वें सूत्र द्वारा आचार्य धातकी खंड की रचना बताते हैं। द्विर धातकी खंडे, धातकी खंड में इससे दुगुनी है। द्वि इज इक्वल टू दुगना। जम्बू द्वीप में भरतादी 7 क्षेत्र आदि की रचना से दुगनी। धातकी खंडे, धातकी खंड नामक दूसरे द्वीप में है। जम्बू द्वीप में एक मेरु और 6 कुलाचल के कारण भरतादी 7 क्षेत्र थे। इस धातकी खंड में दक्षिण, उत्तर, लवण समुद्र और कालोदधी को स्पर्श करने वाले
सॉरी, ऊपर कर दीजिए भैया। देखिए, पहले लवण, फिर दूसरा कालोददी और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र। इनमें लवण में मच्छ, कालोददी में कछुआ, नहीं, ये सब में पाए जाएंगे। मच्छ, कछुआ, मगर आदि आदि भी लगा दिया, और भी बहुत से जलचर जीव हैं। इनके अलावा किसी भी समुद्रों में, बीच के समुद्रों में कोई जलचर जीव नहीं है। किस किस में है? अपने पहले ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप के 2 समुद्र हो गए ना, और अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसमें। बाकी बीच, मतलब जहाँ सम्यक दृष्टि जीव रह सकते हैं वहां पर जलचर जीव भी हैं, इसका मतलब ये हो गया। वहां पर मतलब जिस जिस समुद्र के द्वीप में वो है सम्यक दृष्टि जीव, वहां के समुद्रों में ये जलचर जीव हैं, इसका मतलब तो यही हो गया ना। ऐसा, देखो, सम्यक दृष्टि क्या मिथ्या दृष्टि है वहीं पे होंगे, क्योंकि जलचर दोनों तरह के हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी, मिथ्या दृष्टि भी। और जो बीच की जितने भी द्वीप हैं वो सारी की सारी जगन्य भोग भूमि है, लेकिन मनुष्य तो है नहीं, तिर्यंश ही तिर्यंश है, लेकिन समुद्र में जलचर जीव नहीं। तो फिर ना तो सम्यक दृष्टि का प्रश्न खड़ा होता, ना मिथ्या दृष्टि का, जब है ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं, मिथ्या वो जानवर ही जानवर हैं वहां पर, वो जानवर सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं। सकते हैं। बीच की जो जगन्य भोग भूमियां हैं, ठीक है, वहां पर भी सम्यक दृष्टि होते हैं। भोग भूमि में सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन भोग भूमि के जीव चौथे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन द्वीपों में रहने वाले त्रियंश, वो तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, लेकिन वो बीच के जितने भी समुद्र हैं, देखो, जलचर जीव कहने का मतलब ये था, जो जल है वो जल का एक है, एक इंद्रिय तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपके पंचेंद्रिय आदि जीव होते हैं ना, ये वो नहीं। और ये जो अपने 3 समुद्र बताए, इनमें भी किस किस प्रकार के हैं? मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि, आदि में और भी हो सकते हैं। अब आइए चर्चा चलेगी धात की खंड की। द्विर धात की खंडे, द्विर, द्विर मैंने दुगना हो गया, ठीक है, द्विर मैंने दुगना है। घात की खंड में क्या क्या दुगना है? कि जो आपने पीछे पढ़ा था, सारे क्षेत्र, ठीक है, उनमें नदियां, उनके पर्वत। अब दुगने कैसे हैं? कि जो धात की खंड द्वीप है, ऐसे गोल है वलयाकार, तो उसके उत्तर में और दक्षिण में एक ईश्वाकार पर्वत है। ईश्वाकार माने, ईशु माने होता है बाण, बाण के समान सीधे पर्वत हैं ऐसे, उत्तर दक्षिण दोनों तरफ, जिसके कारण उसके 2 पार्ट हो गए, पूरब और पश्चिम। तो पूरब में पूरी वैसे ही रचना है, जिसमें 6 महापर्वत, 7 क्षेत्र, 14 नदियां। उसी प्रकार की रचना पश्चिम में भी है, क्योंकि वलयाकार है ना। देखा था आपने चित्र? जी भैया। अभी इसमें दे नहीं रखा, लास्ट में आपको एक बार दिखा दूंगा। तो द्विर धात की खंड, तो ये रचना धात की खंड में दुगनी है। दुगनी मतलब क्योंकि वो डबल हो गया, पूरब में भी रचना है और पश्चिम में भी है। ठीक है, बड़ी ये भैया जो मैंने पढ़ दिया था दोबारा पढ़ूं या उसके आगे से पढ़ूं? ठीक, आप अच्छा पढ़ लिया था ना आपने, ठीक है। देखिए, जी। ना, जम्बू द्वीप में भरत आदि 7 क्षेत्र आदि की रचना से दुगुनी, यानी डबल, ऐसी धात की खंड नामक दूसरे द्वीप में। जम्बू द्वीप में 1 मेरु था, लेकिन धात की खंड में 2 मेरु हो जाएंगे, एक पूरब में और एक पश्चिम में। देखो, बीचों बीच है सुदर्शन, ठीक है, फिर पूरब में है विजय, विजय मेरु। पूर्व धात की खंड में विजय मेरु है। फिर अचल हो गया पश्चिम धात की खंड में, तो ऐसे स्टार्ट होगा, पहले सुदर्शन, विजय हो गया राइट में, अचल,
फिर मंदर राइट में, फिर विद्युन्माली लेफ्ट में। लेफ्ट मीन्स पश्चिम, राइट मीन्स पूर्व। तो जम्बू द्वीप में नहीं, जैसे हम मंदिर में खड़े होते हैं तो हम सामने से देखते हैं, तो विजय हमारे लेफ्ट में होगा कि राइट में? ऐसे नहीं ना, अब दिशा के हिसाब से है। आपने अगर अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके खड़े हैं, आपका मुख अगर उत्तर दिशा की तरफ है, तो आपके राइट में पूर्व दिशा होगी, लेफ्ट में पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, अगर आप सुमेरु पर्वत की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो आपके राइट में विजय मेरु होगा और लेफ्ट में अचल होगा। नहीं, जैसे भगवान के जो मुंह होता है, भगवान जी का मुंह, तो या तो पूर्व की तरफ होता है या उत्तर की तरफ होता है। तो यानी कि हमारा मुंह या तो पश्चिम में होगा या दक्षिण में होगा जब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। राइट। तो फिर जो अगर हम मुंह पश्चिम में या दक्षिण में है, तो और उसमें मंदिर में मेरु विराजमान है, तो फिर हम क्या माने? वो उल्टे हाथ पे माने विजय को या सीधे हाथ पे माने? ऐसा है, वो मंदिर में तो जब भी आप रचना करेंगे, आप एक मिनट समझना, हमेशा सुमेरु पर्वत आपके सामने होगा। हाँ, वो तो बीचों बीच होगा। बीचों बीच है ना, तो आपका मुख तो सुमेरु पर्वत की तरफ है, मैंने जो उसमें बनाया आपने मांडले पर। नहीं, ऐसे बनते हैं कि वो 5 नहीं विराजमान होते ऐसे वही बता रहा हूँ, मंदिर पांच। में। आप जब भी हाँ, करेंगे, अगर सुमेरु पर्वत को अपने सामने रखा है, तो सुमेरु पर्वत के राइट में विजय रखेंगे, लेफ्ट में अचल। अच्छा, ठीक। ठीक है, फिर तो इसका मतलब गलती करती थी मैं, लेफ्ट में विजय को करके नमस्कार करती थी और राइट में अचल मानती थी, तो यानी कि मैं गलत थी आज तक। क्यों जी, आप बाकी लोग बताओ, गलती मेरे से भी हो सकती है। एक दिन और मैंने पूछा था, किसने बताया था, कौन कौन कहाँ कहाँ है इनकी लोकेशन, बताइए जी, बाकी लोग कंफर्म कीजिए एक बार, किस प्रकार है। पहले सुमेरु, फिर सुदर्शन, सुदर्शन के बाद विजय। विजय, फिर मंदर। तो विजय राइट में है कि लेफ्ट में है? नहीं, विजय अचल। हाँ, बस ये पता करना है विजय लेफ्ट में होता है कि राइट। विजय राइट में है, अचल में होगा ना। मंदर राइट में है, फिर विद्युन्माली लेफ्ट में। हाँ। और आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि हम हमेशा पहले पूर्व का नाम लेते हैं, बाद में पश्चिम का। तो पहले पूर्व दिशा वाला आएगा, ठीक है, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली। हाँ जी, आप लोग कंफर्म कीजिए ना, बाकी लोग नहीं है याद। मेरे ख्याल से आप में से किसी ने बताया था, पीछे जब हम पढ़ रहे थे पूछा था फिर। चलो, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही है। चलिए। हाँ, मतलब मेरी गलती आज निकल गई एक, क्योंकि मैं बच्चों को भी यही बताती थी, लेफ्ट में विजय, राइट में अचल, फिर लेफ्ट में मंदर, फिर राइट में विद्युन्माली। तो चलो, अच्छा हुआ मेरी गलती निकल गई आज। पढ़ूं आगे? हाँ, एक मिनट। तो देखो, जम्बू द्वीप में एक मेरू है, लेकिन धातकी खंड में 2 मेरू हो गए। तो एक मेरू संबंधी 6 कुलाचल 7 क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ डबल हो गए ना, दुगने, क्योंकि 2 मेरू हो गए, पूर्व में, एक पश्चिम में। और 2 ईश्वराकार पर्वत होने से ये 2 भागों में बट गए। इस प्रकार पूर्व पश्चिम दिशावर्ती, अब देखो यहाँ एक पूर्व में होगा भरत, एक पश्चिम में होगा, ऐसे विदय एक पूर्व में होगा, एक पश्चिम में होगा, सब डबल डबल हो गए। बढ़िया। हरण्यवत, 2 ऐरावत, ये 14 क्षेत्र हैं। इसकी पूर्व दिशा में विजय मेरु और पश्चिम दिशा में अचल मेरु है। हिमवन आदि कुलाचल भी इसी प्रकार यहाँ 2-2 हैं। देखिए, लवण समुद्र को ये कंफर्म हो गया ना, पूर्व दिशा में विजय, ठीक है, यानी राइट में विजय होगा और लेफ्ट में अचल होगा। आगे पढ़िए। लवण समुद्र को घेरे हुए ये धातकी खंड कड़े या चूड़ी के समान गोलाकारमय 4 लाख योजन चौड़ा होने से इसकी परिधि 41,10,000
961 योजन है। जम्बू द्वीप संबंधी जम्बू वृक्ष के समान इस धातकी खंड में भी अपने परिवार के अन्य 1,40,119 छोटे वृक्षों सहित एक धातकी वृक्ष है। पहले द्वीप संबंधी जम्बू और शालमली 2 वृक्षों के समान, यहाँ 2 मेरु संबंधी 4 वृक्ष होने से इसकी धातकी खंड संज्ञा सार्थक है। देखिए, यहाँ धातकी नाम का वृक्ष है, वहां जम्बू नाम का वृक्ष था, यहाँ धातकी नाम का वृक्ष है। जैसे वहां 2 थे ना, जम्बू शालमली, उसी प्रकार एक एक मेरु संबंधी 2-2 वृक्ष होने से इसमें टोटल 4 वृक्ष हो गए। ठीक है, एक विजय मेरु संबंधी 2 और अचल मेरु संबंधी 2, जैसे सुदर्शन मेरु संबंधी 2 थे। ये ईश्वाकार पर्वत। धातकी खंड की दक्षिण उत्तर दोनों दिशाओं में स्थित एक एक ईश्वाकार पर्वत अपने क्षेत्र की चौड़ाई के समान दक्षिण उत्तर 4 लाख योजन लंबे, पूर्व पश्चिम 1000 योजन चौड़े, 400 योजन ऊंचे हैं। नीचे 100 योजन प्रमाण वज्रमयी नींव वाले ये स्वर्णमयी पर्वत धातकी खंड के मध्य 2 मेरु संबंधी पृथक पृथक रचना को आधे आधे क्षेत्र में विभक्त करने के लिए इशु बाण के समान स्थित होने से ईश्वाकार नाम सार्थक है। देखिए, क्रमशः ये आप क्लियर हो गया। धातकी खंड कितना चौड़ा है? पहला जम्बूद्वीप पूरा गोल है, 1 लाख योजन चौड़ा। फिर उसके चारों तरफ घेरा बनाए हुए लवण समुद्र वलयाकार है, वो 2 लाख योजन चौड़ा है। ठीक है, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे की चौड़ाई, विस्तार। नेक्स्ट, धातकी खंड 4 लाख योजन चौड़ा है। ठीक है, लेकिन ऊपर उत्तर में पूरे 4 लाख योजन की जो चौड़ाई है, उतना लंबा एक पर्वत है, 1000 योजन चौड़ा, 4 लाख योजन लंबा। ठीक है, ऊपर से भी और ऐसे नीचे दक्षिण में भी, जिसके कारण धातकी खंड 2 खंडों में विभक्त हो गए। पूर्व धातकी खंड इधर और पश्चिम धातकी खंड इधर। आगे पढ़िए। भैया जो इसमें लिखा है इन्होंने कि वज्रमयी नींव वाले, तो अभी 1-2 दिन पहले संध्या बहन बता रही थी कि जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में नीचे जो उसकी नींव है वो शुद्ध सोने की नींव है, शुद्ध सोने की। तो क्या जी। सारे पर्वतों की नींव शुद्ध सोने की है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो सोने की नींव अलग बात है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के नीचे बहुत सोना है। तो सोना है, पर वो कभी कहते होंगे कि वो नींव ही सोने की है। और जो सुदर्शन मेरु है ना, वो ऊपर से पूरा सोने का नहीं है, वो हम सामान्य से कह देते हैं कि सोने का है। उसका बताया था जब हमने पढ़ा था कि लास्ट में जाके वैडूर्य मणि जैसा है। वैडूर्य मणि माने जैसे मोर होता है ना नीले से रंग का, उस तरह का वैडूर्य मणि का। बीच में कहीं स्वर्ण जैसा होगा, कहीं अलग अलग रंग के हैं। सुमेरु पर्वत में भी अलग अलग रंग हैं। याद आया कुछ? नहीं, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि जो वो सोना है ना, जैसे आमतौर पे खान में सोना होता है वो किट्टी कालीमा सहित होता है। हाँ हाँ तो वो ये बताते हैं उसमें बिल्कुल शुद्ध सोना है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, सही ये वाली बात व्यक्त है। उसको ऐसा नहीं कि तराश के अलग करना पड़ेगा, वो तो है ही। हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा बता रहे थे। ठीक है, क्योंकि मैं अभी वही हूँ ना, अभी मैं शिकोहाबाद में ही हूँ। अच्छा, अभी तक आए नहीं आप? नहीं, चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत तो 12 तारीख से यही हूँ। दीदी वही है अभी? हाँ, दीदी तो यही है, दीदी का तो ये घर ही है। नहीं, 10 लक्षण में जैसे कहीं जाती हैं बहन जी ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, चली जाती, अगर वो चली जाती तो मैं यहाँ क्या करती। हाँ, ये भी बात सही है। बढ़िया, आप तो लाभ लीजिए। हाँ, हाँ, क्रमशः। क्रमशः तीसरे निषद और चौथे नील। इसी चक्कर में तो मैं रोज नहीं आ पाती, जैसे किसी दिन कुछ उधर चली जाऊं मंदिर। आज मैं मंदिर नहीं गई शाम को, आज मैं रूम पे ही हूँ। क्रमशः तीसरे निषद और चौथे नील कुलाचल के समान 100 योजन ऊंचे, नीचे मूल में इतने ही 100 योजन चौड़े,
ऊपर अंत में इससे आधे 50 योजन चौड़े गोलाकार रत्नमयी सिद्ध कालोदधि दक्षिणार्ध ईश्वाकार लवणोदधि ये 4 कूट दक्षिण दिशा की ओर वाले तथा सिद्ध लवणोदधि उत्तरार्ध ईश्वाकार कालोदधि ये 4 कूट उत्तर दिशा वाले ईश्वाकार पर्वत पर स्थित हैं। देखिए विनीश, इनमें से पहले 4 कूट हैं, ठीक है। उनमें से एक कूट में जिन मंदिर होंगे, हाँ, इनमें से पढ़ी। इनमें से पहले सिद्ध तो अकृत्रिम चैतन्य है। शेष 3 कूटों पर उन कूटों के नाम वाले व्यंतर देव देवी रहते हैं। ठीक। आगे। धात की खंड और पुष्कर द्वीप संबंधी 4 मेरु। पहले सुदर्शन मेरु को छोड़कर शेष रहे विजय अचल मंदर और विद्युन्माली ये चारों मेरु समान ऊंचाई चौड़ाई वाले हैं। पूर्व पश्चिम 32 विदय क्षेत्रों के मध्य स्थित इनमें से प्रत्येक 84,000 योजन ऊंचा है। प्रत्येक ही नीचे पृथ्वी पर पहले भद्रशाल वन में 9,400 योजन और अंतिम चौथे पांडुक वन में 1,000 योजन चौड़ा है। ऊपर 40 योजन की चूलिका है। यह मूल में 12 योजन और अंत में 4 योजन चौड़ी है। प्रत्येक की नीचे भूमि में 1,000 योजन नींव है। इस प्रकार प्रत्येक मेरु कुल 85,040 योजन ऊंचा है। हाँ जी। चारों सुमेरु पर्वत आपको पता है कि वो 1,40,000 योजन ऊंचा है टोटल, जिसमें से 1,000 योजन की उसकी नींव है, 99,000 धरती के ऊपर है और 40 योजन की उसकी चूलिका है। तो इस प्रकार 1,40,000 योजन ऊंचाई थी। वो धरती में 10,000 योजन चौड़ा था पृथ्वी में अपने, और ऊपर घटते घटते लास्ट में कितना 12 योजन रह गई थी उसकी शायद, ठीक है। और चूलिका के ऊपर 4 योजन रह गई थी। लेकिन अभी इसमें डिफरेंस ये याद रखना है कि सुमेरु पर्वत तो 1,40,000 योजन ऊंचा है, लेकिन ये बाकी चारों के चारों 85,040 योजन ऊंचे हैं। यानी धरती के ऊपर, चित्रा पृथ्वी के ऊपर ये 84,000 योजन ऊंचे हैं, चारों मेरु समान बखाने, ठीक है। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है, बाकी चारों मेरुओं की कम है। धरती के ऊपर 84,000 योजन, 1,000 योजन नीचे, तो 85,000 योजन हो गए और 40 योजन की चूलिका। ये चित्रा पृथ्वी में इसकी जो चौड़ाई है, नीचे पृथ्वी पर पहले भद्रशाल वन में ये 9,400 योजन है, जबकि सुमेरु पर्वत पूरा 10,000 था उसकी चौड़ाई, यानी उसकी डायमीटर। लेकिन इसकी कितनी है? 9400। और अंतिम चौथे पांडुक वन में इनकी 1,000 योजन चौड़ाई रह गई, और मेरे ख्याल से उसकी भी 1,000 योजन ही रह नहीं, उसकी 1,000 योजन नहीं थी, शायद कम थी। नहीं, 500 योजन की कटनी होती है ना, उसकी कटनी कुछ कम थी भैया। उसका सिर्फ 1,000 योजन ही थी, ठीक है। टोटल 496 बच रही थी ना चूलिका हटा के। 496 नहीं, कितना था? 494, 494। हाँ, 12 योजन बेस था। किसने बताया? किसने बताया 494 योजन? किया हमने। अच्छा, तुम प्रीति। ठीक है, प्रीति ने बताया। 4 बच्चे प्रीति। देखो, ये 494 दोनों तरफ हुआ, बीच में कितना रह गया? टोटल 1,000 योजन था, 12 योजन रह गया। तो वो जो कटनियां 494 की हो गई थी, और जो चूलिका आनी थी ना, तो चूलिका की मोटाई नीचे हो गई 12 योजन। ये सुमेरु पर्वत की कंडीशन थी। और देखो, इसमें भी ऐसे ही है। पांडुक वन में 1,000 योजन चौड़ा है, ठीक है। सुमेरु पर्वत भी पांडुक वन में 1,000 योजन चौड़ा था। ऊपर 40 योजन की चूलिका है। सुमेरु पर्वत में भी ऐसे ही था। चूलिका मूल में 12 योजन चौड़ी है,
और अंत में 4 योजन चौड़ी है। तो सुमेरु में भी ऐसा ही था। आगे पढ़िए। चारों मेरु नीचे से चारों मेरु ऊपर की ओर क्रमशः 10 विभाग प्रमाण हानि रूप हो घटते चले गए हैं। इस प्रकार पृथ्वी से 10 प्रदेश ऊपर जाकर चौड़ाई में एक प्रदेश 10 अंगुल ऊपर जाकर 1 अंगुल 10 हाथ ऊपर जाकर 1 अंगुल 10 हाथ ऊपर जाकर 1 हाथ 10 योजन ऊपर जाकर 1 योजन 100 योजन ऊपर जाकर 10 योजन 1000 योजन ऊपर जाकर 100 योजन 10,000 योजन ऊपर जाकर 1,000 योजन कम होते होते पांडुक वन में 1,000 योजन चौड़े रह गए हैं। अथवा जिस क्रम से ये ऊपर की ओर कम हुए हैं इस कि अगर 10 योजन की चौड़ाई ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 योजन कम हो जाएगा। उस प्रकार करते करते 10,000 योजन ऊपर जाएंगे तो 1,000 योजन कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होते होते पांडुक वन में 1,000 योजन चौड़े रह गए, क्योंकि पूरा 1,00,000 योजन चढ़ाई नहीं चढ़नी। अगर 1,00,000 योजन चढ़ते तो पूरे के पूरे 10,000 के 10,000 ही कम हो जाते। तो यहाँ तो सिर्फ 84,000 योजन ऊंचाई है, और ये भी मोटा मोटा लगाना सामान्य से। आगे बढ़िए। अथवा जिस क्रम में ये ऊपर की ओर कम हुए हैं इससे विपरीत करने पर उसी क्रम से ऊपर से नीचे की ओर बड़े होने से भद्रशाल वन में 9,400 योजन चौड़े हो गए हैं। यहाँ समभूमि पर इनकी प्रदक्षिणा रूप डोरी परिधि 29,725 योजन तथा नीचे अधोभाग में 30,042 योजन है। परिधि उसकी डायमीटर से लगभग 3 गुनी होती है। हाँ जी, चित्रा पृथ्वी के ऊपर। चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित पहला भद्रशाल वन दक्षिण उत्तर 1,225 योजन चौड़ा तथा पूर्व पश्चिम 1,07,879 योजन लंबा है। इस पहले भद्रशाल वन से 500 योजन ऊपर चारों ओर 500 योजन चौड़ा दूसरा नंदन वन है। इस सहित मेरु की बाह्य चौड़ाई यहाँ 9,350 योजन और परिधि 29,567 योजन है। यहाँ वन विना मेरु की चौड़ाई 8,350 योजन तथा परिधि 26,405 योजन है। देखिए, इस चीज को हम सुमेरु पर्वत पढ़ते वक्त हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो इसको हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आप समझ गए ना। इसमें वो कटनियां जो थी उस कटनियों को लेस किया, माने उन कटनियों में वन थे। उसके अलावा बीच की चौड़ाई भी अलग अलग गिनाई। आपको इतना याद रहना चाहिए, सबसे नीचे कौन सा वन है? सबसे नीचे कौन सा वन है? भद्रशाल वन। भद्रशाल। ठीक है, उसके ऊपर दूसरा है नंदन वन, तीसरा है सोमनस वन, चौथा है पांडुक वन। पांडुक वन में तीर्थंकरों का, बालक तीर्थंकर का अभिषेक किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। पढ़ना भी नहीं है। नहीं पढ़ना नहीं। और आपको पता है ना, इनकी चारों दिशाओं में जो वन है उन वनों में मंदिर भी हैं। ठीक है, और एक प्रश्न खड़ा हुआ था प्रीति का कि जब 500 योजन की कटनी है तो इतने बड़े कृत्रिम चैत्यालय कैसे आ पाएंगे उसके भीतर, है ना? तो उसका क्या समाधान निकला था कि या तो वो योजन का फर्क होगा, कोई माने एक व्यवहार योजन का माप होगा, एक प्रमाण योजन में होगा। यानी जो चैत्यालयों की माप होगी वो व्यवहार योजन वाली होंगी, 4 कोस वाली। ठीक है, चैताल्यों की तो आ गई थी भैया, व्यवहार योजन की है। चैताल्यों की तो आई थी कि व्यवहार योजन में है प्रमाण। समाधान हो गया ना, क्योंकि वो 4 कोस वाला एक योजन है, और यहाँ जो हम नाप रहे थे 500 योजन, वो उसका 500 गुना बड़ा होगा, वो 2,000 कोस का एक योजन होगा, इसलिए वो सेटिंग बैठ जाती है। ठीक है, और देखिए नंदनवन खाली यही नहीं होते, नंदनवन स्वर्गों में भी होते हैं। ठीक है, उन देव के विमानों में भी नंदनवन होते हैं। तो हमें लगता था कि वो कहते हैं कि नंदनवन में क्रीड़ा कर रहे हैं, तो मुझे एक बात क्लिक हुई, देखो अटपटी सी लगती है कि वैसे तो नंदनवन में कृत्रिम चैत्यालय है, लेकिन उन वनों में क्यों आएंगे वो देव क्रीड़ा करने के लिए? समझ में आया?
तो उसमें रीजन ये भी हो सकता है कि वो नंदनवन, देवों के नगरों में भी नंदनवन है वहां पर, ठीक है, तो वो अपनी क्रीड़ा करने के लिए अपने नंदनवनों में भी जाते हैं। कहते हैं कि जब मंगलेश्वर देव की वंदना करते हुए लौटते हैं ना, तो बीच में जो पड़ता है तो ये मेरू वाली जो पड़ते हैं। हाँ, तो हो सकती है, कोई भी बातें हो सकती हैं, क्योंकि विस्तार बहुत है। अब ये पढ़िए, धात की खंड की इस रचना को, धात की खंड की इस रचना को उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। गाड़ी के एक पहिए को पृथ्वी पर चौड़ा करके रख दीजिए, उसके मध्य में आरे के समान तो कुलाचल है। चौड़ा करके मतलब ऐसे लिटा के, हाँ, उसके मध्य में आरे के समान तो कुलाचल है, तथा आरों के मध्यवर्ती छिद्र के समान भरतादि क्षेत्र हैं। ये कालोदधि के निकट अधिक चौड़े और लवणोदधि के निकट कम चौड़े हैं। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। कुलाचल सर्वत्र समान चौड़े हैं, इनमें हीना दिखता नहीं है। अब हम इसका जो चार्ट है वो चार्ट और दिखा देते हैं आपको, तो ये विषय आपको और क्लियर हो जाएगा। बैटरी ऑन करना जरूर। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, कालोदधि समुद्र लिखा है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी भैया। का मैप है। ढाई द्वीप कैसे हैं? ये देखिए, बीच में येलो कलर का है, कौन सा? जम्बू द्वीप, ठीक है। इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको आरे की तरह, पहिए की तरह, बैलगाड़ी का पहिया है, ये दूसरा हो गया धात की खंड द्वीप। फिर ये कालोदधि समुद्र है, और ये तीसरा हो गया पुष्करवर द्वीप। और पुष्करवर द्वीप के बीच में ये हो गया मानुषोत्तर पर्वत, ठीक है। तो ये हो गया पुष्करवर द्वीप का आधा, अंदर का इसका पुष्करार्ध। तो देखिए, अभी जो अपना धात की खंड है वो ये है। जैसे आपने ये लवण समुद्र है, ये कालोदधि समुद्र है। लवण समुद्र के पास इनकी चौड़ाई कम होगी क्षेत्रों की, और उधर कालोदधि समुद्र की तरफ चौड़ाई बढ़ जाएगी, जैसे बैलगाड़ी के पहिए होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जो रेड कलर से दिखा रहे हैं आपको, ये क्या है? ये ईश्वाकार पर्वत है। इधर येलो कलर से दिखाया है, नीचे देखिए, ये ये तो भरत क्षेत्र की नदी बह रही है। देखो बीच में ये पर्वत दिखाई दे रहा है आपको, बीचों बीच ही, ये बीचों बीच पर्वत, ये ईश्वाकार पर्वत है। ऐसे ही नीचे बीचों बीच